नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच पाठ्य पुस्तक पर्यावरण और हम अध्याय 5 ऐतिहासिक स्मारक लेकर के उपस्थित हुई हूँ और बच्चों आज मैं इसके बारे में चर्चा करूँगी। तो चलिए बच्चों हम इसके बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक स्मारक, तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक के बारे में समझते हैं। यह इतिहास से जोड़ा गया है और हमारे जो अतीत में हो चुका है, जिसे हम वर्तमान में अभी पढ़ रहे हैं और वर्तमान में पढ़ रहे हैं और आगे भविष्य में भी पढ़ेंगे, जिसे हम ऐतिहासिक कहते हैं। और अब रही बात ऐतिहासिक स्मारक की, तो यह क्या होता है? तो ऐतिहासिक स्मारक एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है। तो चलिए हम इसी विषय वस्तु के बारे में आज इस क्लास में चर्चा करेंगे और आप सभी देखेंगे। छुट्टी के दिन जरताज, सना और जैनब अपने पापा के साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने गए। सना ने शिक्षक से पूछकर निम्न बातों को अपनी डायरी में नोट किया था। हम लोग जिसे नालंदा खंडहर कहते हैं, वास्तव में यह प्राचीन काल में एक विशाल विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था और गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसे अब समझते हैं। इस पाठ में कहता है कि जरताज, सना और जैनब ये तीनों नालंदा विश्वविद्यालय यानी उस खंडहर को देखने के लिए गए। और उसमें सना क्या की थी कि सना ने जो शिक्षक से बातें सुनी, उस बातों को उसने डायरी में नोट किया। तो चलिए अब हम इसके बारे में समझते हैं कि उसने क्या नोट किया। तो उसने नोट किया था, हम लोग जिसे खंडहर कहते हैं, वास्तव में वह एक खंडहर नहीं है, वह एक प्राचीन काल में एक विशाल विश्वविद्यालय था और वह नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसे गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि सना ने क्या क्या अपनी कॉपी में यानी कि अपनी डायरी में नोट किया था। तो चलिए इस कहानी में हम और आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को जानेंगे। जरताज ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी और जाना। इसमें 10,000 से भी अधिक छात्र थे और लगभग 2,000 शिक्षक थे। इस ज्ञान केंद्र ने विश्व के कोने कोने से विद्वानों तथा छात्रों को आकर्षित किया। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए आते थे। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि जरताज ने कौन सी पुस्तक पढ़ी? तो जरताज ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी और उससे उसने बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त किया। ठीक है, तो उन जानकारियों को हम भी जानते हैं कि उस नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से भी अधिक बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, और वहाँ पर उनको पढ़ाने के लिए 2,000 से भी अधिक शिक्षक हुआ करते थे। और पता है बच्चों, जो वहाँ पर पढ़ने आते थे और पढ़ कर के जब वो ज्ञान अर्जन करते थे, उसके बाद वो वहाँ पढ़ाते भी थे। चीन से ह्वेनसांग भी आए थे और उन्होंने भी पढ़ कर के और वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाया। देश के अनेक कोनों से, विभिन्न कोनों से लोग वहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए। जैसे कि आपने नाम तो अभी देखा, लेकिन हम उसे फिर से सुनते हैं। चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, तुर्की इत्यादि। यहाँ से ये सभी विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। जैनब ने सूचना पट्टी पढ़कर नोट किया। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। चीनी यात्री ह्वेनसांग आकर यहाँ पढ़े और पढ़ाएं। 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया।
तो बच्चों, आपने यहाँ पर जैनब की बातों को भी सुना। तो जैनब को जानकारियाँ कहाँ से मिली थी? उसने क्या पढ़ा था? उसने एक सूचना पट्टी पढ़ी, ठीक है, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सारी बातों को बताई गई। तो उसने पढ़ा, जिसे हम सभी अभी मिल करके जानेंगे। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक इसका उत्कर्ष काल था। उत्कर्ष काल का कहने का मतलब कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पठन पाठन का कार्य होता था। लोग ज्ञान अर्जन करते थे। अधिक ज्ञान अर्जन होने के बाद तब वे पढ़ाते भी थे, ठीक है। लेकिन अंत में क्या हुआ? 12वीं शताब्दी के अंत में इस ज्ञान केंद्र का, इस विश्व ज्ञान केंद्र का भी अंत हो गया। और पता है बच्चों, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चीन से जो ह्वेनसांग हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे, वो यहाँ आकर के पढ़ाई किए और पढ़ने के बाद बच्चों को भी पढ़ाए थे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और भी कौन सी बातें कही गई है। गाइड ने बताया, इस विश्वविद्यालय का भवन प्राचीन कला का बेहतरीन नमूना है, जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। इसका मुख्य द्वार शानदार था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे, जिनमें अनेक ध्यान केंद्र था, ठीक है। तो यहाँ पर चलो बच्चों, अब हम गाइड की बातों को सुनते हैं, जो गाइड ने बताया। किसे बताया? जरताज, सना और जैनब को बताया उसने। और उन्हीं बातों को हम सभी जानेंगे कि आखिर वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में क्या क्या था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत ही शानदार मुख्य द्वार हुआ करता था, ठीक है। और यह विश्वविद्यालय का जो भवन था, प्राचीन कला का बहुत ही बेहतरीन नमूना, जिसकी दीवारें कैसी थी? ऊंची ऊंची थी। और इसमें कितने प्रांगण थे बच्चे? तो इसमें 8 प्रांगण थे और इसमें मंदिर भी 10 थे। और पता है बच्चों, 10 मंदिर थे, जिनमें अनेक ध्यान केंद्र भी थे। बच्चे वहाँ पर बैठते थे, पूजा पाठ करने के बाद वो ध्यान मुद्रा में आते थे। और ध्यान मुद्रा क्या होता है पता है बच्चों? एकांत में बैठ करके अपने इष्ट देवता को याद करना, उनका स्मरण करना। और पता है इससे फ़ायदे क्या होते हैं? इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। आपका दिमाग काफ़ी तेज होगा, आप जो भी स्मरण करेंगे आपको याद रहेगा। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं और भी कौन सी बातें हुई। और भी रोचक बातें हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था, जो 9 मंजिली इमारत में स्थित था। और इसमें 3 पुस्तकालय थे, रत्नदधि, रत्नरंजक तथा रत्न सागर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस पुस्तकालय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ के पुस्तकालय क्षेत्र को धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। और पता है यह कितनी मंजिलों वाली थी? तो यह 9 मंजिलों वाली थी। और यहाँ पर 3 पुस्तकालय थे। 3 पुस्तकालय, एक रत्न रंजक, रत्न सागर, रत्नदधि। और पता है यहाँ पर बच्चे बैठ कर के इस पुस्तकालय में, और पुस्तकालय को अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहते हैं, तो इसी लाइब्रेरी में बैठ कर के बच्चे पढ़ाई किया करते थे, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करते थे और पढ़ाई करते रहते थे, ठीक है। तो चलिए हम इसमें और बात जानेंगे कि क्या और पुस्तकालय से जुड़ी हुई बात है और फिर आगे क्या चर्चाएं हुई। जरताज, सना और जैनब के पापा ने भी विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की। इसके प्रवेश द्वार पर 4 पंडित होते थे, जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। हम लोगों को खुश होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है, ठीक है बच्चों। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है। प्राचीन विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है, ठीक है बच्चों। तो जब गाइड ने बहुत सारी बातें बताई जो हम लोगों ने अभी चर्चा की, तो उसके बाद में
जरताज, सना और जैनब के पिताजी ने भी कुछ वहाँ की बातों को बताया। ठीक है, तो उन्होंने बातें बताई कि यहाँ पर एक प्रवेश द्वार हुआ करता था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में एक प्रवेश द्वार हुआ करता था जहाँ पर 4 द्वार पंडित होते थे। और पता है आपको नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला कैसे मिलती थी? तो वहाँ पर उसके लिए परीक्षा देना होता था। ठीक है, प्रवेश परीक्षा होती थी। अगर आप उसमें सफल हुए तो आपको एंट्री मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलती थी। ठीक है, और पता है बच्चों, जब ये पूरी तरह से खंडहर हो चुका था, जिसे हम सभी अभी जानते हैं, तो यह भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, उनके मार्गदर्शन में वापस यह बनना शुरू हुआ। और अभी भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर अमर्त्य सेन और भी वैज्ञानिक है जिनकी देख रेख में इनका काम चल रहा है। और पता है बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत रत्न से सम्मानित थे और उनके देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में यह काम शुरू हुआ, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाने का काम शुरू की गई। और अभी अभी भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर अमर्त्य सेन और बहुत से वैज्ञानिकों, बहुत से विशेषज्ञों के देख रेख में यह फिर से काम चल रहा है। यानी हम सभी को गौरवपूर्ण, यह इसके लिए हम सभी को गौरव करना चाहिए। यह हम सभी को इस पर गौरव है। गड़बड़ हो गया? हाँ, हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए कि यह हमारे देश में है, हमारे बिहार में है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे कुछ प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न है आपके लिए, विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का नाम लिखिए। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारा प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय क्या है? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय कहाँ है? तो चलिए बच्चों, हम इसके आंसर को देखते हैं। यह विश्वविद्यालय नालंदा जिले में है, जो कि पटना से लगभग 88.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए अब हम अगले सवाल को देखेंगे। इस विश्वविद्यालय में कहाँ कहाँ से छात्र आते थे? तो बच्चों, मैंने पाठ में ही चर्चा की है कि यहाँ पर देश के कोने कोने से छात्र आते थे। ठीक है, और अनेक देशों से आने के बाद यहाँ पर वे पढ़ाई करते थे। तो चलिए हम इसके आंसर को देखते हैं कि वे कहाँ कहाँ से आते थे। दुनिया भर के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, जैसे कि एशियाई देश चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान। यहाँ पर मैंने पाठ में पहले ही चर्चा की है कि चीन से हमारे यहाँ कौन आए थे? तो वेनसांग आए थे, और वो यहाँ आकर के पढ़ाई किए और यहाँ के विद्यार्थियों को भी उन्होंने पढ़ाया। दक्षिण एशियाई देश जैसे कि भारत और श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका से भी विद्यार्थी हमारे यहाँ, यानी कि विश्वविद्यालय, कौन से विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के पढ़ाई करते थे। इसके बाद अन्य देश के भी लोग हमारे यहाँ आते थे, जैसे कि मंगोलिया, तुर्की, और आकर के यहाँ पढ़ाई करते थे और ज्ञान अर्जन करते थे। तो चलिए बच्चों, आगे के प्रश्न को हम फिर से देखेंगे कि आगे के प्रश्न में क्या कहता है। विश्वविद्यालय के भवन कैसे थे? तो चलिए बच्चों, इसके आंसर को देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के भवन काफ़ी खूबसूरत, विकसित और सुव्यवस्थित थे। तो मैं इसके बारे में और भी चर्चा करना चाहूँगी बच्चों कि नालंदा विश्वविद्यालय और बने किस चीज़ से थे? तो चलिए मैं आपको इसे बताती हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय की जो धरोहर है वो किस चीज़ से बने हुए थे? तो वे ईंट, पत्थर और सुर्खी, चूना, लाल सुर्खी
आप लाल सुर्खी का नाम सुन रहे हैं, आप इसे अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं या फिर घर में जो भी बुजुर्ग होंगे, आप उनसे अगर पूछेंगे तो आपको वो पूरी तरह से बता देंगे कि लाल सुर्खी क्या होता है। और उड़द दाल, आप लोग उड़द का नाम सुने होंगे, यह एक प्रकार का दाल है और इस दाल को पीस करके और फिर उस सुर्खी चूना में मिक्स करके और उस ईंट पत्थर को जोड़ करके और वो बनाया गया था नालंदा विश्वविद्यालय। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप ये प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अब हम आगे के प्रश्नों को जानेंगे। इसके पुस्तकालय के बारे में लिखिए। जैसा कि मैंने चर्चा की है, पाठ में ही मैंने चर्चा किया है कि इसके पुस्तकालय 9 मंजिली थी और इसमें 3 पुस्तकालय थे। और पता है बच्चों, आपको याद होगा कि यह पुस्तकालय का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो यह पुस्तकालय का क्षेत्र धर्मगंज के नाम से जाना जाता था और अभी भी धर्मगंज के नाम से ही जाना जाता है, जिसमें 3 पुस्तकालय कौन कौन से? चलिए हम इसके आंसर देखते हैं। सबसे पहला है रत्नदधि, रत्न सागर और इसके बाद है रत्न रंजक। तो बच्चों, आपने इतने सारे सवालों को देखा, चलिए हम और भी प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी बच्चों को किन किन स्रोतों से मिली? तो चलिए बच्चों, मैं पहले आपको इसे समझाती हूँ। जैसा कि आपने इस पाठ में पढ़ा, किनके बारे में? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। और विश्वविद्यालय की जानकारी बच्चों को किन किन स्रोतों से मिली? तो आपको पाठ में क्लियर हो गया होगा कि उनको जानकारियाँ मिली भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की किताब से, यानी कि इतिहास की किताबों से, शिक्षकों के द्वारा। और जब उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को देखने गए तो उनको वहाँ के गाइड से जानकारियाँ मिली और वे चित्र माध्यम से। चलिए बच्चों, तो हम इसके उत्तर को देख लेते हैं। इतिहास की किताबें, शिक्षकों की व्याख्या, म्यूजियम यात्रा, चित्र और वीडियो के माध्यम से बच्चों को जानकारियाँ मिली। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने यहाँ पर जितने सवाल देखे उसके आंसर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे कुछ और पढ़ लेते हैं। चलिए हम बिहार के स्मारक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बिहार के स्मारक दिए गए हैं और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बिहार प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों से भरा पड़ा है, चाहे मगध की राजधानी गिरिव्रज यानी कि राजगीर हो या पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय हो या भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो। बोध गया महात्मा बुद्ध के लिए विख्यात है, तो वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली के लिए। बिहार के सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब है और सूफी संतों का केंद्र भी यही राज्य रहा है। तो बच्चों, आपने यहाँ पर क्या देखा? अभी जिसे हम राजगीर कहते हैं, प्राचीन काल में उसे गिरिव्रज के नाम से जानते थे। ठीक है, और अभी हम जिसे पटना कहते हैं, तो प्राचीन काल में इसे किस नाम से बुलाया जाता था? इसे पाटलिपुत्रा के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, और नालंदा में क्या है? नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय और भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो आपको इतनी सारी जानकारियाँ मिली। और अभी अभी आपने और क्या पढ़ा कि बोध गया में महाबोधि मंदिर भी है। ठीक है, महाबोधि मंदिर अगर आप देखेंगे तो आपको बोध गया जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इस कहानी में चलेंगे, अशोक सम्राट जी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम अब आगे कहानी में बढ़ेंगे और वहाँ पर सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का राज्य भी रहा। उन्होंने जन कल्याणकारी संदेशों के साथ अनेक स्तंभ बनवाए जो आज भी नंदनगढ़, लौरिया तथा कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं। मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा बौद्ध स्तूप है। बच्चों, आप यहाँ पर सम्राट अशोक के बारे में देखें। ठीक है, तो यह प्राचीन काल में सम्राट अशोक का यह राज्य भी रहा
और पता है बच्चों, इन्होंने अच्छे संदेशों के लिए, जो जन का कल्याण करे, लोगों का कल्याण करे, तो जन कल्याण करने के लिए इन्होंने बहुत सारे स्तंभ बनवाए और उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी संदेशों को लिख करके लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। ठीक है, जो कि आज भी यह नंदनगढ़ के लौरिया तथा कोल्लुआ में स्थित है, आप इसे देख सकते हैं। और मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा बौद्ध स्तूप भी है, जो आज भी है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सम्राट अशोक के बारे में जाना और बौद्ध स्तूप के बारे में जाना। तो चलिए बच्चों, हम जो भी अभी सुने हैं, हमने जो भी अभी जाना है, देखा है, तो चलिए हम इसको चित्र के माध्यम से देखेंगे और उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आप अशोक स्तंभ देख रहे हैं और यही अशोक और इसी प्रकार के अशोक स्तंभ और भी बनाए गए सम्राट अशोक के द्वारा, और उन्होंने इस पर बहुत सारे संदेशों को लिखा और लोगों के जन कल्याणकारी के लिए। और ये है वैशाली का स्तूप, जो कि आपको वैशाली जिला में देखने को मिलेगा। और फिर हमने यहाँ पर अभी क्या पढ़ा था, मोतिहारी के केसरिया का स्तूप, यह विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे और भी जानकारी हासिल करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या बताया गया है। पटना संग्रहालय दर्शनीय है तो पटना का गोलघर अद्वितीय है। गोलघर के ऊपर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा दर्शन अच्छी तरह से किया जा सकता है। पटना संग्रहालय दर्शनीय है बच्चों, इसमें दर्शनीय का मतलब हो गया कि देखने योग्य है। जो भी हमारे पास्ट में, यानी कि हमारे अतीत में जो कुछ भी धरोहर था, उसके जो कुछ भी अवशेष बचे हैं, इसी संग्रहालय में क्या किया गया है, सुरक्षित रखा गया है, जो कि देखने लायक है, आप उसे देखेंगे। और हमारे पटना का गोलघर, यह भी अद्वितीय है, इसके जैसा दूसरा ना अभी तक बना है और भविष्य में बनेगा या नहीं, यह भी कोई संभव नहीं है। तो यह पटना का गोलघर अद्वितीय है और पटना का संग्रहालय भी क्या है, यह दर्शनीय है, देखने लायक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है पटना का गोलघर। औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर तथा पावापुरी का जल मंदिर अद्भुत है। इन स्मारकों की वजह से हमें गर्व है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर और दूसरी साइड में है पावापुरी का जल मंदिर, जो कि कहाँ है, पावापुरी में है। और यह मंदिर जो है बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ जाएंगे, आप इसे देखेंगे। तो चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं और उसके आंसर्स भी देखेंगे। तो बताइए, बिहार की राजधानी के कुछ स्मारकों के बारे में लिखिए। तो बच्चों, मैंने इस पाठ में बहुत सारी बातें बताई और उसके कुछ स्मारक भी बताएं। तो चलिए हम इसके आंसर देखते हैं और फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको इस पाठ में बताया गोलघर के बारे में, पटना संग्रहालय के बारे में, शहीद स्मारक एंड कुम्हरार, तो चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। गोलघर को सन 1786 में ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित किया गया और इसका उपयोग भंडारण के लिए किया जाता है। पटना संग्रहालय सन 1917 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। यहाँ प्राचीन कलाकृतियों और ऐतिहासिक वस्तुओं का विशाल संग्रह है। शहीद स्मारक सन 1947 में बनाया गया। यह स्मारक स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को समर्पित है। कुम्हरार प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेषों का घर है। तो बच्चों, गोलघर के बारे में हमने चर्चा की कि इसको किसने बनवाया, तो यह ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया और इसकी सन क्या है, 1986। जब आप पटना गोलघर के ऊपर चढ़ेंगे तो गोलघर के ऊपर चढ़ने के बाद आप पूरे पटना को देख सकते हैं और आप वहां से गंगा दर्शन भी बड़े आराम से कर सकते हैं। और पता है बच्चों, आज इसका उपयोग किस चीज़ में किया जा रहा है,
भंडारण के लिए किया जाता है। पटना संग्रहालय के बारे में भी मैंने पाठ में ही चर्चा की, जिसे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। ठीक है। और शहीद स्मारक, जो हमारे देश के लिए लड़े, जिन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी लड़ाई की, और उनका स्मारक सन 1947 में बनवाया गया। कुम्हरार, यह प्राचीन पाटलिपुत्र के कुछ अवशेष है वहाँ पर। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कहानी में और क्या बताया गया। तो बच्चों, हम आगे और प्रश्नों को देखेंगे और उसके आंसर भी देखेंगे। आपने कभी कोई दर्शनीय स्थल देखा हो तो उसके बारे में लिखिए। ठीक है। तो बच्चों, आपसे यहाँ पर एक सवाल है कि आपने कोई दर्शनीय स्थल देखा है? जैसे कि हम सभी ने अभी मिलकर के देखा, कौन कौन से दर्शनीय स्थल? हमने पावापुरी को देखा, हमने अभी औरंगाबाद सूर्य मंदिर को देखा, पावापुरी जल मंदिर देखा है ना आपने? हाँ, और नालंदा विश्वविद्यालय को भी देखा। तो क्या आप वास्तविक में किसी दर्शनीय स्थलों को देखा है? अगर आपने देखा है तो आप उसके आंसर्स मुझे ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं कि क्या क्या कहता है। कौन सा दर्शनीय स्थल कहाँ है? तो बच्चों, आप यहाँ पर दर्शनीय स्थल देख रहे हैं। दर्शनीय स्थल क्या है? गोलघर। और यह कहाँ है? पटना में। जल मंदिर, और यह जल मंदिर कहाँ है बच्चों? मैंने पाठ में भी चर्चा की, यह है पावापुरी में। महाबोधि मंदिर, यह बोध गया में है। देव सूर्य मंदिर, यह औरंगाबाद में है। नालंदा विश्वविद्यालय, यह नालंदा में है। मलिक बया का मकबरा बिहार शरीफ में है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह भागलपुर में है। और पता है बच्चों, यह सभी दर्शनीय स्थल है। आपको इन सभी जगहों पर अवश्य जाना चाहिए और अधिक से अधिक आपको जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम आपसे पाठ से कुछ और भी सवाल करेंगे और फिर आपको कुछ अपने सोच विचार से प्रश्नों का हल करना होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ से ही कुछ और प्रश्नों को देखते हैं और फिर उसके आंसर भी देखेंगे। अपने शिक्षक से सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और आपको बताना है। ठीक है। तो मैंने आपको सम्राट अशोक के बारे में बताया। तो चलिए, अब हम और भी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिताजी का नाम, इनके माताजी का नाम, और ये आगे क्या किए, इनका काम क्या था, तो हम इसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अशोक सम्राट का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना है। उनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम धर्मा था। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और अहिंसा की नीति को बढ़ावा देना शामिल है। तो बच्चों, आप यहाँ पर देखें सम्राट अशोक के बारे में। आपको पाठ में भी बहुत सारी बातें बताई गई, यहाँ प्रश्न के माध्यम और उत्तर के माध्यम से बताया गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सम्राट अशोक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। तो चलिए, अब हम और भी अधिक प्रश्नों को देखेंगे और फिर उसके आंसर लिखेंगे। ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण कैसे संभव है? शिक्षक के साथ चर्चा कर लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि ऐतिहासिक स्मारक, यह तो क्लियर है कि ऐतिहासिक स्मारक क्या है। तो चलिए, हम इसके संरक्षण कैसे करेंगे, और यहाँ पर संरक्षण का अर्थ होता है कि इसका बचाव कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे इतिहास से संबंधित जो भी स्मारक है, अगर वे खत्म हो जाएंगे तो हम अपने अतीत के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो चलिए, हम इनका संरक्षण कैसे करेंगे, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे इसका पहला पॉइंट है नियमित रखरखाव, सार्वजनिक जागरूकता, स्थानीय समुदाय की भागीदारी। नियमित रखरखाव से
रख रखाव का उद्देश्य है कि हमें इसकी समय समय पर मरम्मत करनी चाहिए और इसका खास ख्याल रखना चाहिए। सार्वजनिक जागरूकता यह सबके समझ से होनी चाहिए, सबों को पता होनी चाहिए कि इसकी रख रखाव कैसी रखनी है, कैसे इसे बचाना है, सबको मालूम होना चाहिए। और स्थानीय समुदाय की भागीदारी यह जो है सबसे अहम भूमिका निभाती है बच्चों। स्थानीय समुदाय जहाँ पर यह ऐतिहासिक स्मारक है, तो बच्चों यहाँ पर जो हमने आखिरी पॉइंट देखा कि स्थानीय समुदाय की भागीदारी यह सबसे अहम भूमिका निभाती है, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर या पावापुरी का जल मंदिर जो आपने अभी जाना, तो वहाँ के स्थानीय समुदाय की भागीदारी सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगी। कैसे? तो चलिए जानते हैं। जो स्थानीय लोग हैं, अगर वो वहाँ की चीज़ों की सुरक्षा नहीं करेंगे, उनका बचाव नहीं करेंगे, तो दूसरे लोग क्या करेंगे? तो यह जिम्मेदारी उनकी सबसे ज़्यादा अधिक होती है। तो चलिए बच्चों, हम और भी प्रश्नों को देखते हैं और उसके आंसर्स भी देखेंगे। आपके आसपास के किसी भी स्मारक, पुराने या नए भवन के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर जानकारी एकत्रित कीजिए। तो बच्चों, आपने जो भी स्क्रीन पर प्रश्न देखा, तो यह प्रश्न आपके लिए है और आप यहाँ पर बारी बारी से 1, 2, 3, 4, 5 करके प्रश्नों को देखेंगे और उसके आंसर आप खुद करके लाएंगे और आप मुझे दिखाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम एक एक प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, वह भवन या स्मारक कब बना? उसे किसने बनवाया? नंबर 3, वह किन किन सामग्रियों से बना हुआ है? नंबर 4, वह भवन स्मारक किस उद्देश्य से बनवाया गया होगा? तो बच्चों, आप यहाँ पर 4 प्रश्न देखे हैं, है ना? तो आपके आसपास कौन से ऐसे भवन हैं, कौन से ऐसे स्मारक है, तो आपने क्या उन्हें देखा है? और देखा है तो आप उनका नाम लिखेंगे। और वह कब बना? जैसा कि आपने अभी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जाना कि उसको किसने बनवाया, वह कब बना, किस उद्देश्य से बना, तो आपके आसपास में भी कोई अगर भवन है, कोई स्मारक है, तो आप उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे और आप इन सभी सवालों के जवाब देंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप इस पाठ को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे और फिर मिलती हूँ मैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बच्चों, थैंक यू।